बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। अरसम एहाब ने तड़प कर पुकारा था मगर वो तो जैसे उसकी बाहों में बेजान हो गया था। इतना शेर जवान कैसे ढह गया था जो किसी के रहम करम पर नहीं आता था। वो कैसे दूसरों के रहम करम पर बड़ा बेहाल हो गया था। कल से यही हो रहा है, थोड़ी देर के लिए होश आता है, जोशी से मिलने की ज़िद करता है, फिर ये सब। डॉक्टर का कहना है कि अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हमें डर है कि कहीं ये कोमा में ना चला जाए। इसको स्ट्रेचर पर डालते उसने हाईसम से कहा था नम आंखों से, यार हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। हाईसम ने एहाब की कमर थपथपाते हुए कहा था और फिर जुवैशा को देखने लगा था जिसे डॉक्टर्स दोबारा ड्रिप्स लगा रही थी और वो आंखें बंद किए पड़ी थी। हमना ने केस इकदाम में कत्ल का करवाया है क्या? उसने आराम से पूछा था कुछ सोचते हुए। हाँ अरसम और इशू दोनों पर, मगर चूँकि अब अरसम बीमार है तो वो लोग इशू को लेकर गए थे। बड़ी मुश्किल से बेल करवाई है मगर अब धक्का सा लगा है। अरहाम ने बताया था कुछ नहीं कर पाएगी वो, फिक्र मत करो, मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। उसने अरहाम को तसल्ली देते कहा था, फिर डॉक्टर के रूम की तरफ चल दिया था। कैसी कंडीशन है अब इन दोनों की? उसने डॉक्टर के सामने बैठते कहा था, दे वर बोथ इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन बट दे आर आउट ऑफ डेंजर। उसने कहा था। किस लिहाज से? हाई साहब ने पूछा था। अरसम को सांस का बहुत ज़्यादा इशू है, उसके दिल की धड़कन जैसे बहुत ज़्यादा धड़कती है, फिर एकदम से बंद होकर दोबारा धड़कने लगती है। अगर मैं ये कहूँ कि उस हादसे ने उसके दिल को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है तो गलत नहीं होगा। उसने अरसम की फ़ाइल खोलते हुए कहा था, आपकी दूसरी पेशेंट मिस जुवैशा अरसम सुल्तान चौधरी, तो इनमें तो पहले ही जान नहीं थी, एक नाजुक लड़की का इतने बड़े ओशन में गिरकर जिंदा होना, इट्स अ मेरिकल, बस रब की अनायत है आप पर। उनके सर के पिछले हिस्से की नर्व डैमेज हुई है, इसलिए शुरू में उन्हें वोमिट होगी, चक्कर आएंगे, स्ट्रेस लेंगे तो बेहोश भी होगी, बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलेंगी। मगर ये सिर्फ शुरू के 20-25 दिन की बात है क्योंकि बैक नर्व में ब्लड का एक क्लाउड बनकर जम गया जिसे बहरहाल वक्त और दवाइयाँ ही पिघलाएंगी। मगर एहतियात बरतनी होगी स्पेशली अरसम के मामले में, क्योंकि जिस रफ्तार से वो अपने मिसेज से मिलने की जिद में बार बार धड़कन बंद होने पर बेहोश होते हैं, ये किसी खतरे से कम नहीं है, तो केयरफुल रहना होगा आपको। उसने तफसील से बताते हुए कहा था। अरसम शायद इस अजियत से निकल नहीं पा रहा जो उसने पानी में डूबती जुवैशा को बचाते हुए देखी थी। हाईसम ने गहरा सांस लेते कहा था, बिल्कुल, और ये अजियत उनके दिमाग के साथ साथ दिल पर भी गहरा असर छोड़ रही है एंड इट्स क्वाइट डेंजरस। डॉक्टर ने कहा था अब करना क्या है हमें? हाईसम ने पूछा था। किसी भी किस्म का मेंटल स्ट्रेस मत दें उन्हें, कोशिश करें कि जब जब होश में आए तो वो इस वक्त उनकी मिसे नींद में हो, दूर से जितने मर्जी गले शिकवे करें, मगर जैसे एक दूसरे के सामने खड़े होकर भी एक दूसरे से दूरी बरतेंगे तो वो हार्मफुल है। डॉक्टर ने सजेशन देते कहा था, हमें क्या मैं उन्हें पाकिस्तान वापस ले जा सकता हूँ? उसने पूछा था। नो नो मिस्टर हाइसम वलीद खान, मैं उसकी कतई इजाज़त नहीं दूँ, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था। डॉक्टर प्लीज़, मैं यहाँ से प्राइवेट जेट के ज़रिए लेकर जाऊँगा, पूरी डॉक्टर्स की टीम साथ होगी, वो यहाँ रहे तो पीछे उनकी दादी और फूफो और बहुत बहन टेंशन से मर जाएँ, प्लीज़ आप समझें। उसने इल्तिजा की थी। ठीक है मिस्टर हाइसम, मगर हमारे हॉस्पिटल की पूरी टीम साथ जाएगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों होके हम दो जानों के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकते। डॉक्टर ने हमें बड़ी थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप उनके जानने के इंतजाम करें। उसने हाथ मिलाते हुए उठते कहा था और बाहर आ गया था। क्या कहा डॉक्टर ने? तारिक साहब ने पूछा था। अंकल मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो कह रहा है हम उन्हें पाकिस्तान ले जा सकते हैं, मेरी तफसीलन बात हुई है तो आप फिक्र मत करें, इंशाल्लाह रात तक हम पाकिस्तान हो गए। उसने घड़ी देखते कहा, थैंक यू हैसम भाई, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी साथ देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। इशाल ने दिल से शुक्रिया अदा किया था। हम फैमिली हैं इशू, और सच्चे और झूठे की पहचान तो है मुझे, काश हमारे पास कोई सबूत होता हमना के खिलाफ। उसने सोचते हुए कहा था, अल्लाह बेहतर सबब बनाने वाला है, मेरे मालिक ने अब तक तनहा नहीं छोड़ा तो आगे भी नहीं छोड़ेगा, मगर डर है कि उसने यकीनन कोई ना कोई वहाँ जाकर भी हरकत की होगी, ज़्यादा ने तो किसी न किसी थाने में FIR तो कटवाई होगी। तारिक साहब ने कहा था, इसे में फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो मर्ज़ी के लिए, बस एक बार अरसम और जुवैशा ठीक हो जाए फिर देखते हैं उस हमना का करना क्या है। जो विक्टिम थी उस पर तो उसने खुद ही मुकदमा दर्ज कर दिया। हाँ मगर जुवैशा के ठीक होते ही हम उसका बयान कलम बंद करवा सकते हैं। उसने कहा था। मामा की कॉल। एहाब ने मोबाइल जेब से निकालते सामने करते सब की तरफ देखते कहा था, लाइट मूड में बात करो जैसे करते थे। जुवैशा और सब पूछे तो कहना कि ज़बरदस्ती खाने पर भिजवाया है, अगर इशार या इरहाम से बात करना तो करवा देना, और वापसी का पूछें तो कहना रात तक पहुंच जाएंगे, बाकी बात मैं फ़ा को कॉल पर समझा दूंगा।
ہیثم نے ایہاب کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے ساری راتیں کال ریسیو کی تھی۔ ہیلو جی ماما، اس نے کال ریسیو کرتے کہا تھا۔ ماما کی جان کہاں ہو تم؟ سب 2 دن سے کال ریسیو نہیں کر رہے ہو، کوئی اتا پتہ نہیں 2 دن کا کہہ کر گئے تھے، آج 5واں دن ہے، بات کرواؤ میری ارسم سے۔ سویرا نے پریشان ہوتے کہا تھا ماما ایشو آرام زوشی اور ہم دونوں کپلز کو کھانے پر بھجوائے اور فکر مت کریں، رات تک واپسی ہو رہی ہے۔ اس نے نرم لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا تھا آ جاؤ تم لوگ، پھر پوچھوں گی تم سب سے میں۔ خیر اگر آج آ رہے ہیں تو بیٹا تو میرا ایک کام کر دو، میری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے ریکویسٹ کرتے کہا تھا ارے ماما آپ ریکویسٹ کیوں کریں، آپ حکم کریں۔ اس نے کہا تھا بیٹا میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے، ایک میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور ٹینڈر بہت بڑا ہے، میں تمہیں لوکیشن اور ڈیٹیل سینڈ کر دوں گی، تم اپنی الگ فلائٹ بک کروا لینا۔ انہوں نے کہا تھا اوکے ماما ڈونٹ وری، ہو جائے گا، بس آپ خیال رکھیں اپنا، اس نے تاکید کرتے کہا تھا اور فون بند کر کے گہرا سانس لیا تھا۔ میٹنگ کہہ رہی ہیں، میں انکار بھی نہیں کر سکا، مگر اب یہی تو مسئلہ ہے جھوٹ بولنے کا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم الگ فلائٹ بک کروا لو، ویسے بھی میں انکل ایشو آرام ساتھ تو ہیں، اور پھر کام بھی تو نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک ارسم ٹھیک نہیں ہوتا، تمہیں دیکھنا ہوگا یہ سب۔ ہیثم نے اس کا کاندھا تھپکتے ہوئے کہا تھا مگر میں ان دونوں کو ایسے ایہاب ہم ہیں نا، اگر تم میٹنگ پر نہیں جاؤ گے تو آنٹی کو شاک ہوگا، اور شکر ہے رب کا وہ اب بہتر ہیں، تو فکر مت کرو۔ آرام نے بھی تسلی دی تھی اسے، ٹھیک ہے میں ٹکٹ ریزرو کرواتا ہوں، ارسم تم کچھ دیر ہوٹل جا کر ریسٹ کر لو، تھک گئے ہوگے۔ ایہاب نے کہا نہیں یار بالکل نہیں تھکا، ٹھیک ہوں میں بھی واپسی کے انتظامات دیکھ لوں اور ہاسپٹل کا ارینج بھی کر لوں، جاتے ہی ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کروانا پڑے گا، مجھے شکیل انکل سے بات کرنی ہے زینب کی خودکشی کے سلسلے میں بھی، تاکہ یہاں سے ہمیں ایشو کو لے جاتے ہوئے کوئی مسائل نہ ہو، باقی اللہ مالک ہے، آزمائش ڈالی ہے تو کاٹے گا بھی وہ۔ اس نے جیب سے موبائل نکالتے کہا تھا تمہیں لگا تھا کہ تمہاری ماضی کے بارے میں پتہ نہیں کروا سکتے، اتنے دنوں سے خاموش تھی، میں تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا منتہا بی بی کہ میں نے خطرے کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی ہیں، میں تو تمہارے پچھلوں کو قبر سے بھی چھین لیتی۔ پھر معظم حسین کیا چیز ہے؟ اس نے تلخ لہجے میں کہتے برائڈل روم کے شیشے میں اپنا عکس دیکھا تھا، جس دن شری آیا تھا اور شادی کی رسومات شروع ہوئی تھی، اس رات اس نے بشام اور سارا کے درمیان ہونے والی ساری باتیں سن لی تھیں، اور ان باتوں میں انہوں نے سب سے زیادہ معظم حسین کا نام لیا تھا۔ اس کے ستم کے بارے میں تو اسے پہلے بھی پتہ تھا، تب اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس وقت میں اگر وہ معظم حسین کو دوبارہ سے جائیداد کا یا پیسوں کا لالچ دے تو وہ اسے اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے۔ تب بھی اس نے اپنے خاص ملازم کو اعتماد میں لے کر کچھ رقم اس کے حوالے کی تھی، اور پھر اس کو اس کی سوچ سے زیادہ پیسے دے کر اس سے موبائل منگوایا تھا۔ موبائل منگوا کر اپنی آئی ڈی لاگ ان کرنے کے بعد اس نے شیری کی آئی ڈی سرچ کی تھی، جو اسے جلد ہی مل گئی تھی اس کی تصویر کے ساتھ، جو کہ چند مہینے پہلے کی تھی بنی ہوئی تھی، مگر شاید کافی ماہ سے استعمال میں نہیں ہوئی تھی۔ ویسے بھی جسٹ ایک ڈی پی اور کور فوٹو اپلوڈ ہونے کے بعد کچھ بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا تھا۔ اس کی فرینڈ لسٹ میں اس نے معظم حسین کا نام سرچ کیا تھا اور جلد ہی اسے اس میں بھی کامیابی مل گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے معظم کی وال پر اس کا نمبر ڈھونڈا تھا، اباؤٹ میں جا کر اسے نمبر مل گیا تھا۔ نمبر اس نے اپنے موبائل میں سیو کر کے آئی ڈی لاگ آؤٹ کی تھی اپنی، اور پھر اپنے اگلے لمحے عمل پر عمل کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معظم حسین نے پیسے اور گھر کے لالچ میں ہی اس سے شادی کر کے اسے چھوڑا تھا، اور وہ اس کے لالچ کو اپنے استعمال میں لائے گی، تب ہی نمبر ڈائل کیا تھا۔ کچھ بیل جاننے کے بعد کار ریسیو ہو گئی تھی۔ اس نے اپنا تعارف اپنے اصل نام سے کروایا تھا اور پھر منتہا کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کہاں ہے، کیسے یہاں تک پہنچی، اور اب وہ شادی کر رہی، اور یہ بھی کہ معظم حسین اس کو کچھ بھی کرے مگر اسے اس کے راستے ہٹا دے۔ معظم نے اس کے بدلے میں ایک بھاری رقم کی ڈیمانڈ کی تھی، جسے پنکی نے وصول کر لیا تھا، اور اس کا آدھا حصہ اسے یقین دہانی کے طور پر بھجوایا تھا۔ یہ وہی آدھا حصہ تھا جو اس نے زیور خریدنے کے لیے بشام سے وصول کیا تھا، اور وہی پیسے اس نے معظم کو بھجوا دیے۔ ڈیٹ اور ڈے اور ٹائم فکس ہوتے ہی اس نے اسے تاکید کی تھی کسی بھی چیز میں اس کا نام نہ آئے، اور اس نے ہم میں بھر لی تھی۔ پھر فون بند ہو گیا۔ یہی وجہ کہ آج وہ بہت خوش تھی، اس بات پر نہیں کہ منتہا سے جان چھوٹ رہی تھی، اس بات پر کہ آخر اس کا نہیں ہوا تو منتہا کا بھی نہیں ہوگا۔ ابھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ سارا آئی تھی۔ پنکی تم نے منتہا کو دیکھا ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں ابھی میرے پاس سے گئی ہے بھابھی، میں نے اسے معافی مانگی، آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ پنکی نے کہا تھا کوئی بات نہیں پنکی، بس شادی کے بعد اپنے گھر اور شوہر کو ہر رشتے سے زیادہ اہمیت دینا، خوش رہنا۔ چلو اب بیٹھو، مولوی صاحب آ رہے ہیں نکاح کے لیے۔ بھابھی نے کہا تھا جی بھابھی کہتے وہ مسکراتی بیٹھ گئی تھی۔ تب بھی مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تھے۔ ہاں فا سب ٹھیک ہے؟ اس نے کال ریسیو ہوتے پوچھا تھا۔ جی ہائی سب ٹھیک ہے، دادو بھی ٹھیک ہیں اور پھوپھو بھی، میری بات ہوئی تھی آنٹی سے، وہ پھوپھو کے پاس ہی ہیں، اس نے بتایا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے پوچھے تو انہیں دادو نے
उसने पूछा था। जी पूछा था, मैंने बोला। वो दोबारा मीटिंग के लिए जाना पड़ गया। आप ठीक है ना? उसने बताते हुए कहा था। हाँ मैं ठीक हूँ, पाकिस्तान पहुँच बात हो गई। चौकीदार को ख़ास इतला कर देना कि हमना को घर में घुसने नहीं देना, और आंटी को भी खास ताकीद करो कि जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाते हमना को घर में घुसने मत दें, बाकी बातें आकर होंगी। उसने ताकीद करते कहा था। जी ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, अब फिर से कह देती हूँ। उसने फ़ोन रखा था। मैं फिर निकल रहा हूँ। और हाँ भाई साहब, मेरी फ़्लाइट का टाइम हो गया, मीटिंग से वापसी पर फिर होती है बात। यह बैग लिए खड़ा था, उनको अलविदा करना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिक्र मत करना, रिलैक्स हो जाओ, हैसम ने कहा था। वो सर हिलाता चला गया था। अरसम और ज़ुहैशा दवाइयों को ज़ेर असर थे। जब उन्हें प्लेन की तरफ लेकर जाया जा रहा था, एक पूरा मेडिकल स्टाफ साथ जा रहा था। सब कुछ चेक करने के बाद, सारी मशीनों की तसल्ली होने के बाद, अब तारिक साहब, अरहम और इशाल और हैसम भी प्लेन में बैठे थे और ख़ुद को और सब को रब के सपुर्द किया था। हैसम ने प्लेन चंद मिनटों में उड़ान भरी थी। एक संगीन हाथ से दो चार होकर वो अपनी सरजमीन पर वापस आ रहे थे, और इस प्लेन में मौजूद लोगों को तो पता भी नहीं था कि उनकी वापसी ऐसे मुमकिन होगी। सच रब के राज रब ही बेहतर जानता है। मुज़्ज़िम हुसैन जैसे लफ्ज़ मुंह से निकल ही नहीं रहे थे, ज़बान गोंग हुई थी। वो कैसे आ गया यहाँ? यानी उसका माजी उसके सामने आ गया। क्यों आ गया वो, जब उसका उससे अब कोई रिश्ता ही नहीं? क्या लेने आया वो? उसने फाक रंग से कांपती टांगों से खुद को उसके सामने होने की यकीन दहानी करवाई थी। हाँ मुज़्ज़िम हुसैन, शुक्र है मैं याद हूँ तुम्हें, वरना मैं तो समझा था कि तुम मुझे भूल गई हो। मगर एक मिनट, तुम कैसे मुझे भूल सकती हो? भला कोई अपने माँ बाप की मौत का हादसा भूल सकता है? उसने मकरू हंसते कहा था। सारा पी, बशाम भाई, आशिर भैया, उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा था। कोई नहीं है मिनतिया बीबी, इधर मैदान साफ़ है, यहाँ बस तुम और मैं, और तुम और मैं। उसने उसकी तरफ और फिर अपनी तरफ इशारा करते कहा था। उसे मज़ा आ रहा था उसका डर देखकर। तुमने वो गाना सुना है? अरे नहीं, तुमने कैसे सुना होगा? नहीं शायद सुना हो। चलो मैं सुना देता हूँ। हम तुम एक डब्बे में, नहीं सॉरी कमरे में बंद हूँ और चाबी खो जाए। वो उसके इर्द गिर्द घूमते हुए कह रहा था, और घूमते घूमते उसने उसके शने से खींचकर दुपट्टा उतार कर नीचे फेंका था। क्या कर रहे हो ये? तो मुज़्ज़िम हुसैन प्लीज़ जाने दो मुझे, उसने रोते हुए इल्तिजा की थी। बहुत प्यारी हो गए तुम, घरों में रहकर, बड़े लोगों में रहकर क्या ठाठ बाट है भाई। पता है तुम्हें, तलाक देने के बाद कितने दिन मैं इस सोच में डूबा रख के क्या किया था, तुम्हारा इस्तेमाल करके तुम्हें छोड़ देता। बड़ी भूल हुई थी तब, मगर अब ये भूल नहीं करूँगा मैं। अब तो तुम्हें देख कर मज़ीद राल टपक रही है। उसने उसके खुले बालों को उसके कंधे से पीछे फेंकते कहता, होश में रहो मुज़्ज़िम हुसैन, वरना पछताओगे तुम, अगर बशाम भाई और सारा आपी को पता चल गया। उसने उसके गलीज हाथ पीछे करते दरवाजे की तरफ जाते कहा था, यार ये क्या चाचा चाची को रास्ते से हटाया? तो तुमने नए अम्मी अबू बना लिए मेरे। एक तो मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। खैर छोड़ो सब, चलो किसी होटल में चलते हैं, मैं तुम्हें दोबारा अपना लूँगा तुम्हारा हलाला करवा कर, मगर इससे पहले तुम्हें मुझे अपना आप सौंपना होगा। उसने शीरीं लहजे में कहा था, और फिर उसको बाजू से खींचकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब किया था। थूकती भी नहीं हूँ मैं तुम पर मुअज़्ज़िम हुसैन, तुम्हारी इज्जत में सिर्फ़ और सिर्फ अपने बाप की वजह से करती थी। छोड़ो मुझे। उसने उसके मुंह पर थूकते हुए उसको दूर धकेलते कहा था। वो जब एयरपोर्ट से निकला तो बारिश ज़ोर शोर से हो रही थी। एयरपोर्ट से निकलते निकलते और टैक्सी करते करते उसके सारे कपड़े भीग गए थे। टैक्सी ड्राइवर को करीबी होटल का बताते वो टैक्सी में बैठा था ताकि चेंज करके मीटिंग में जा सके। वैसे भी अभी पूरा घंटा पड़ा था मीटिंग में। गाड़ी इशारे पर रुकी थी जब साथ वाली गाड़ी में से किसी ने उसकी साइड का शीशा बजाया था। उसने शीशा नीचे करते गाड़ी में बैठे शख्स की तरफ देखा था। ओए डूंगे तू, उसने गाड़ी में मौजूद शख्स की तरफ देखते कहा था। बाज आजा एहाब, डूंगा कहना मुझे तूने छोड़ा नहीं। टैक्सी में किधर जा रहा है? खैरियत, उसने एहाब से कहा था। बस होटल, एक मीटिंग के सिलसिले में आया हूँ, उसने कहा था। चल इधर आ गाड़ी में, उसने कहा था। फिर एहाब टैक्सी ड्राइवर को पैसे देता इशारा खुलने से पहले उसकी गाड़ी में बैठा था। अपना बैग लेकर होटल क्यों जा रहा है? ऐसा कर, तू ड्राइवर के साथ घर चले जा, वहाँ से रेडी होकर मीटिंग चला जाए, फिर रात में बात होती है। उसने कहा था। मगर यहाँ तो तेरा घर ही नहीं, तू पेशावर से यहाँ कब शिफ्ट हुआ? उसने पूछा था। हाँ घर है तो नहीं, पर जिस घर में रह रहा हूँ समझो वो अपना ही है, और क्यों रह रहा हूँ ये सब बाद में बताऊँगा। अभी नेक्स्ट स्टेप पर मैं उतर रहा हूँ और ड्राइवर तुझे घर ले जाएगा। उसने कहा था। मगर यार ऐसे किसी के घर जाना ठीक है? उसने गड़बड़ाते हुए कहा था। मेरी जान, वो मेरा ही घर है, अब जा। नेक्स्ट स्टॉप पर उतरते उसने कहा था। एहाब जानता था वो उसकी मानेगा नहीं, तो मजबूरन उसे ड्राइवर के साथ जाना पड़ा था। कुछ देर बाद वो रात का तकरीबन 8 बजे चमकती बिजली और तेज़ तूफानी बारिश में एक घर की एंट्रेंस पर गाड़ी से निकलता अपने सामान के साथ खड़ा था कि जब भी ज़ोरदार आसमान में बिजली चमकी थी। बेगैरत औरत, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझे
थूकने की क्या समझ रखा है मुझे तूने। मुलजिम ने उसे बाजू से खींचकर करीब किया था कि उसकी आस्तीन फाट गई थी और फिर पै दर पे जुनूनी होकर उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारे थे कि वो उंधे मुंह बेड पर गिरी थी। तेरी औकात मुझे रात ही तुझे दिखानी चाहिए थी, फिर तेरे मुंह पर तलाक मारनी चाहिए थी। बहुत बड़ी गलती हुई थी मुझसे, मगर अब उस गलती का खमियाजा भुगतने का नहीं, भरने का वक्त है। और ये बात अच्छी तरह समझ ले कि इस वक्त मैं तुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसके ऊपर गिरते, उसके नाजुक वजूद को बाहों में भरते, पैर दर पे उसे गालियां देते कहा था उसने। जब ही हिम्मत करके मिंतिया ने उसको खोज से परे हटाया था और दरवाजे की तरफ भागी थी, लाख खोलकर बाहर भागने लगी थी कि उसने फिर से उसे अंदर की तरफ खींचा था। मिंतिया, एक बात याद रख ले, यहाँ से तू भाग नहीं सकती। उसका सर दीवार के साथ मारते का कहा था उसने। मुलजिम हुसैन, खुदा के खौफ से डरो। उसकी लाठी बड़ी बेआवाज़ है। मुझे मज़ीद गंदा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बख्श दो मुझे, छोड़ दो मुझे। सब कुछ तो छीन लिया मुझसे तुमने, मेरे माँ बाप, मेरा घर, मेरी हंसती बसती ज़िंदगी। अब क्या चाहते हो? उसने अपनी नाक से निकलते खून को साफ करते इल्तिजा की थी। उसकी पहुँच से दूर हुई थी। अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुझे चाहता हूँ। तुझे क्या लगा था मुझसे छुटकारा पाकर तू ऐसे कच्ची कुंवारी कली बनकर किसी और की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी और मैं तमाशा देखूंगा? तेरी ज़िंदगी में इतने अरसे से नहीं आया तो क्या सोचा तूने कि मुलजिम हुसैन ने तेरी तरफ से आंखें बंद कर ली हैं साली? इस पर वो चीर की तरह झपटा था और उसकी गर्दन दबोचते उसकी कमीज़ के गले पर हाथ रखकर उसकी फिराक को खींच डाला था वहाँ से कि उसकी गर्दन से निचला हिस्सा अयां हुआ था। दोनों हाथों को सीने पर रखे वो उसके मुंह पर बेड पर पड़ा तकिया फेंकते दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ भागी थी। बशाम भाई सारा अपी आवाज़ें लगाते वो सीढ़ियाँ उतरते नीचे आई थी। जिस एक मुलाजमा ने घर पर रहना था वो भी घर पर मौजूद नहीं थी। घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। उसने पीछे मुड़कर देखा था, वो उसके पीछे आ रहा था, उसे गालियाँ देता हुआ, अपनी नाक और होंठ से निकलते खून अपनी दिग्गरगू हालत से बेबस बाहर के दरवाजे की तरफ भाग रही थी। वो एंट्रेंस का दरवाज़ा खोलते सर दबा उसके जिस्म में घुसी थी। ज़ोरदार बिजली चमकी थी और उस बिजली की रोशनी में सामने खड़े शख्स का चेहरा देखा था उसने और भागती हुई उस तक पहुंची थी। प्लीज़ यहा मुझे बचा लो प्लीज़, उसने उसके गले लगते शिद्दत से कहा था। और वो तो जैसे पत्थर के हो गए थे। उसका लम्स पाकर उसके वजूद को अपने सीने से लगा देकर कांपता सिमटता वजूद, उसके सीने की धड़कनें उसके सीने में जैसे बजने लगी थी। हाथ में पकड़ा हैंड करी जैसे छूट गया था, जैसे कोई तलसम था। आसपास बारिश की बूंदें महसूस नहीं हो रही थी, जैसे इर्द गिर्द कुछ एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा था, महसूस हो रहा था। तो उसका कांपता वजूद और उसकी हिचकिचाहट की धड़कनें और किसी चीज़ को वो महसूस नहीं करना चाहता था और कोई आवाज़ वो सुनना नहीं चाहता था। इससे मैं डर चुका तो तुम मिले। दिल तो कब का मर चुका तो तुम मिले। साली बेगैरत शोर के होते हुए गैर मर्द के गले लगती है। मुलजिम से भागता आया था, उसके बाजू पर हाथ रखकर खींचना चाहा था। जब यहाँ ने एक हाथ मिंतिया की कमर के पीछे बांधा था कस के, जैसे उसको खुद में घुसाने की कोशिश कर रहा हो, और दूसरे हाथ से मुलजिम हुसैन का हाथ पकड़कर इतनी ज़ोर से झंझोड़ा था कि वो चीख उठा था फिर से। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।